सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। अर्चिता, रविंदर, प्रीति, एक्चुअल में आज कुछ जल्दी क्लास लेने का मूड ये हुआ कि नहीं जो है आपको ये टॉपिक कंप्लीट किया जाए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इस समय आप जान ही रहे कि महाकुंभ का समय है, बहुत सारी लोग आ जाते हैं और ये भी रहता है कि सर हमें घूमने जाना है, तो डिस्टरबेंस भी हो जा रहा है। ठीक है, कभी मुझे भी जाना है, कभी मुझे घर भी जाना है एंड सो ऑन, ये सब समस्याएं हैं। तो बीच बीच में 2-2 घंटे की क्लास लेकर के मैं कवरेज पूरा करता रहूंगा, इसलिए आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, किसी भी कीमत पर घबराइएगा नहीं। ठीक, आप जान रहे हैं हम जो है वो आपको हर कीमत पर मदद करते रहेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं किसी भी तरीके से। चलिए, तो आपको सादर धन्यवाद कि आप समय पर उपस्थित हैं और आप ये जान रहे हैं कि हम उस जगह पर बैठे हुए जहाँ पर बहुत सारे आप जैसे मित्र भाई बहन मिलने आ जाते हैं कि चलिए संगम नहाएंगे, अनुसर से मिलेंगे, तो रात में अगर वो स्टे कर गए तो इसका मतलब फिर ये हो जाता है कि भाई अब कोई आया है तो स्वागत सत्कार भी जरूरी है, ये हमारी सभ्यताएं हैं। तो या ले जाना भी है कि सर चलिए आप यहीं हैं तो मुझे घुमा दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, या मुझे खुद जाना पड़ जाए, छुट्टी है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इसी वजह से मैं घर भी आया। तो जी चलिए ठीक है, तो फिर मैं क्लास शुरू करता हूँ और आप लोग आज सुनिए हमारी इस क्लास को, और बहुत ही इजी वे में मैं आपको कराऊंगा। जो टॉपिक आपको लगता है कि सर जो है वो नहीं हो रहे हैं तो वो आप घबराइए, मुझे पूरा याद है, मुझे कब कौन सा टॉपिक लेना है, कब कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ाना है, ये मुझे अच्छे से याद है। इसलिए आप बिल्कुल किसी भी तरीके से परेशान नहीं होइएगा कि सर हमें क्लासेस ये चीज़ रह गई है, ये टॉपिक रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कोई टॉपिक आपका छूटना कुछ नहीं है, सब कंप्लीट होना है किसी भी कीमत पर, एनी हाउ, क्योंकि मैंने जो प्रण कर लिया जीवन में वो करके दिखाया है, और उसके लिए मैं अपने आप से भी समझौता नहीं करता हूं, किसी भी कीमत पर नहीं करता हूं। अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे ये काम करना है तो फिर फुल एंड फाइनल जो है वो कंडीशन आती है। जी समझ रहे हैं ना। चलिए, सभी को एक बार दोबारा अपने इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन। हम बात करने जा रहे हैं केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत मदद करता है। तो पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार जो केमिकल इक्विलिब्रियम में है ये एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी चीज को बैलेंस करने की जब कोशिश करते हैं तो फिर यहां पर आपको बताऊंगा कि बैलेंसिंग एक्चुअली में क्या होता है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम जो वर्ड आया है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो केमिकल इक्विलिब्रियम वर्ड आया है, केमिकल इक्विलिब्रियम वर्ड आया है, ये वर्ड ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि बैलेंसिंग हो रही है रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। एक तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता होगा बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो उस समय हमारी इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाती है, जैसा कि आप जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। बात आ रही है आपको समझ में, एकदम समझ में आ रही। वेरी वेरी गुड इवनिंग भैया। और अगर हम लोग ये कहें कि यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है और इरिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है, तो इक्विलिब्रियम स्टेबलिश करने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो एक हमने लिखी इरिवर्सिबल रिएक्शन लिखी, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरी यानी कि वो रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में चले, वन डायरेक्शनल होती है, यानी कि अगर कहें कि एक ही वन डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में चलेगी, वन डायरेक्शनल मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर रिएक्टेंट लिख दिया
और ये कन्वर्ट हो जा रहा है आपका प्रोडक्ट में। इस तरीके से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। अब इसके एग्जांपल्स की मैं बड़ा बस शॉर्टकट में लेकर के चलूंगा, देखिएगा आपको समझ में जरूर आएगा कि अनुसार इजी वे में भी लेकर के जा सकते हैं क्लास को। यहाँ KClO3 को हीट करिए, 2KCl बन गया और यहाँ पर 3O2 बन गए। ये सभी कंडीशन है कि कंटेनर ओपन होना चाहिए, कंटेनर क्लोज नहीं होना चाहिए, कंटेनर ओपन होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन इसमें लगी रहती है। ऐसे ही अगर मान लो लेड नाइट्रेट ले लिया, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसके 2 मॉलिक्यूल अगर हम लेकर के गर्म कर देते हैं तो आप जान रहेंगे नाइट्रिक लेड ऑक्साइड बन जाता है, PbO बन जाता है और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये सभी रिएक्शन जितनी भी हैं, एक NH4NO2 वाली रिएक्शन जो मैंने प्रैक्टिस में भी कराई थी आपको, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलती है और 2H2O भी निकलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो इसका लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एरो हमारा जो होता है, इसका जो इरिवर्सिबल का एरो होता है वो सिंगल ऐसा एरो होता है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। चलिए ये मिटा देते हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से बना हुआ है, हम इसको ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, ये ऐसे, अब आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, ये रिवीजन क्लास है इसलिए किसी को हड़ेगा नहीं, ये हमारा दूसरा हो जाता है जिसे बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ही हो जाता है जो दोनों डायरेक्शन में चले। रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती है रिएक्शन, यानी कि बैकवर्ड भी चलेंगे और फॉरवर्ड भी चलेंगी, इनका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम लोग करते हैं, है ना। अगर मान लो सिंपल से आपसे बात कहें कि एस्ट्रिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, एस्ट्रिफिकेशन CH3COOH को जब हम लोग इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो CH3COO नेगेटिव मैंने लगा दिया, तोड़ दिया रिएक्शन को, CH3COO C2H5 बनेगा और साथ में निकलेगा यहाँ से गंगा जल। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये क्लोज कंटेनर में होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, ये क्लोज कंटेनर में होगी, यहां से कोई भी चीज रिमूव नहीं होनी चाहिए। अगर वाटर रिमूव हो गया तो फिर ये एस्टर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चलने लगेगी, ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए। कंटेनर इसका अधिकतर जो है और क्लोज होना चाहिए। ये कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, नेवर कंप्लीटेड, ये बात ध्यान दीजिए, नेवर कंप्लीटेड, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, नेवर कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेबलिस तक चलती हैं और कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम को गेन करने की कोशिश करेंगी ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि तू है आई, देखो रविंद्र राणा, तू है आई और उसके बाद है तू और आई तू, ये दोनों भी हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने एग्जाम्पल PCl5 का भी पढ़ा होगा, तो यहाँ PCl3 भी ले लीजिए और Cl2 भी ले लीजिए। रविंद्र राणा जी, बहुत दिनों से आप जो हैं बड़ा एक्टिव हो गए हैं, बड़ा अच्छी बात, अच्छी लगती है। और केमिकल इक्विलिब्रियम की बात ये भी है कि अगर हमने मान लीजिए वाटर को तोड़ा, ये सपोज कर लेते हैं, हाँ HB, देखो यहाँ अगर मैंने H2O को तोड़ा और H2O ये लिक्विड फॉर्म में है, ये H2O लिक्विड फॉर्म में है और इसको मैं गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ये गैस में ये 100% जो है इवेपोरेशन ऑफ वाटर अगर मैं कहूं, और या फिर एस्ट्रिफिकेशन है, ये क्लोज कंटेनर में ही संभव है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर क्लोज्ड कंटेनर नेसेसरी है, क्लोज कंटेनर यहाँ पर नेसेसरी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब अगर मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम की, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबलिस कब होता है वो चीज भी आपको समझाने की लगातार मैं कोशिश करूंगा। अच्छा चलो ठीक है, अभी बात करें मम्मी से। तो यहां पर हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, तो यहां लिख दिया मैंने इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लिख दिया। और इक्विलिब्रियम अगर डायनामिक है तो ग्राफिकली हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे, ग्राफिकली समझने की कोशिश जरूर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप जानते हैं, हाँ UPPGT में रविंद्र राणा बस यही गलती आप कर रहे हैं, रविंद्र जी यही गलती आप कर रहे हैं,
ठीक है, ये गलती ना करिए, जितना है मैटर सब पढ़िए, क्योंकि कभी कभी यही गलती भारी पड़ रही लोगों पर। नरविंदर ऐसा ना करो भाई, ठीक, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके लिए आप कहिए नहीं सर अब नहीं करेंगे ये बात। ये रिएक्शन सब पढ़िए, क्योंकि यही गलती से बहुत सारे लोग बेचारे गड़बड़ा जाते हैं। अब मान लीजिए यहां पर मैं कंसंट्रेशन कंसीडर कर रहा हूं और यहां पर मैं रिएक्शन कंसिडरेशन में ले रहा हूं, यहां पर मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूं। तो अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं कंसंट्रेशन, ये बताइए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो मैक्सिमम होगी, लेकिन टाइम के साथ में जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो ये कंडीशन में चली जाएगी कि भाई रिएक्टेंट घट रहा है। तो इसी तरह से प्रोडक्ट शुरुआत में जीरो रहा होगा, प्रोडक्ट जीरो रहा होगा और प्रोडक्ट बेचारा मैक्सिमम की तरफ जाएगा, इस तरीके से जाएगा। एक ऐसी कंडीशन जहां पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन यानी कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है, इक्विलिब्रियम कहलाती है, जहां प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी हो जाती है, सेम हो जा रही है। इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहीं पर आपको एक टर्म रेट कांस्टेंट भी पता लग जाता है। तो यहां पर मैं हेडिंग रेट कांस्टेंट की बात कर लेता हूं, तो यहां हेडिंग डाल देता हूं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट में निकलता कैसे, अगर मान लो मैंने रिएक्शन ए मोल, ये यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट में ए मोल ए के लेंगे और आपके बी मोल बी के लेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे सी मोल सी के बनाएंगे और डी मोल डी के बना देंगे। तो डायरेक्ट आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी की पावर सी और यहाँ पर डी की पावर डी हो जाएगा और नीचे ए की पावर आपका ए हो जाएगा और बी की पावर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में फिर हमारा ये फार्मूला निकल करके आ जाता है। ये फार्मूला हम लोग क्वेश्चंस में भी अप्लाई करते हैं और ये फार्मूला हमें एग्जामिनेशन में भी बहुत मदद करता है। इस बात का भी ध्यान देना, रेट कांस्टेंट जो है वो इस पर न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आ भी सकते हैं। लेकिन अगर यही मान लो केपी के टर्म में, ये जब कंसंट्रेशन यहाँ पर व्हेन रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, यहाँ ऐसे कहें कि व्हेन रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, व्हेन रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट। अगर गैसेस स्टेट में है तो शालिनी वर्मा जी Kp इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Pc की पावर C हो जाता है इंटू Pd की पावर D हो जाता है और यहाँ पर Pa की पावर A हो जाता है और Pb की पावर यहाँ पर B हो जाता है। यानी कि गैसियस फॉर्म में अगर हमारे पास में रिएक्टेंट है तो फिर हम इस तरीके से फार्मूले को चेंज कर सकते हैं। ये भी बहुत बेहतर तरीका है दोनों के। अगर यहाँ पर आगे आपने देखा कि बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं उनके केपी केसी का रिलेशन भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर एक वर्ड मैं ये भी कहूंगा कि रिलेशन बिटवीन, यहाँ पर डेरिवेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं, अगर करना है तो फिर आप हमारी पूरी क्लास को देख सकते हो। यानी कि ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ P जो है प्रेशर है, दीक्षा P प्रेशर है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन हो जाता है हमारा रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है रिलेशन बिटवीन केपी और केसी वाला। कैसे आता है कि देखो फार्मूला डायरेक्ट न्यूमेरिकल केपी इज इक्वल टू हो जाता है केसी इंटू आरटी की पावर हो जाता है डेल्टा एन, आरटी की पावर डेल्टा एन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पर क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, ये बात भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ खास बात आपको बताऊं, अगर डेल्टा एन की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो यानी कि केपी जो है वो केसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एन जिसकी पावर 0 वैल्यू 1 हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। और अगर मान लीजिए डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई या पॉजिटिव हो गई ऐसे बोले, तो फिर पॉजिटिव होगी तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी, यानी केपी की वैल्यू ऑटोमेटिकली केसी से ज्यादा आएगी। अगर डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, और लेस देन 0 का मतलब उस समय टोटल केपी घट जाएगा,
Kc से। ऐसा क्वेश्चन भी पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी चीजें जो एग्जामिनेशन में आपको लगातार मदद करें, उनको छोड़ना किसी कीमत पर नहीं चाहिए। तो ये रिलेशन जरूर याद रखिएगा जो आपके बहुत ही काम आएगा। कोई बात नहीं, चैप्टर रट गया है तो 50% नहीं 100% बनेगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ठीक। और दूसरी चीज आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड है तो उनके केपी केसी के रिलेशन कैसे आते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जामिनेशन में। तो यहां लिख देता हूं रिलेशन बिटवीन केसी ऑफ डिफरेंट ऑफ फॉरवर्ड कॉमा बैकवर्ड एंड डिफरेंट रिएक्शंस। अब अगर मान लो आपसे मैं कहता हूं 2-3 रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 पे चलूं, एग्जांपल नंबर 1 पर चलता हूं, तो यहां अगर सपोज कर लेते हैं ए और बी दोनों मिलते हैं और बना देते हैं C प्लस डी। तो इस समय अगर हम KC1 निकालते हैं तो KC1 फॉरवर्ड के लिए है, KC1 फॉरवर्ड के लिए है, और KC2 अगर मैं बैकवर्ड के लिए देखूं तो K2 मान लेते हैं, KC1 या K2 यानी कि K1 बराबर KC1 हो जाता है और K2 बराबर KC2 हो जाता है। तब उस कंडीशन में ये हो जाएगा C ऊपर आएगा, D ऊपर आएगा और यहाँ पर आपका A इधर आएगा और B इधर आएगा। ये अगर हम KC2 निकालते हैं तो फिर A ऊपर आएगा, B ऊपर आएगा, उस समय भाई प्रोडक्ट ये बन जाएंगे, रिएक्टेंट ये बन जाएंगे, तो उस समय कंडीशन हमारी ये आएगी C और यहाँ पर आएगा आपका D। तो उस रिलेशन जो निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है दीक्षा आपको? रिलेशन जो आ रहा है निकल के, वो रिलेशन ये आ रहा है KC1 जो है वो हमेशा इसका रेसिप्रोकल ही होगा, KC2 के रेसिप्रोकल में चलेगा, रेसिप्रोकल में चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए हमने रिएक्शन एक एग्जाम्पल नंबर हम 2 पर चल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर मैंने लिया, सपोज कर लेते हैं H2 प्लस I2 मैंने लिया और यहाँ पर मैंने 2 है I रिवर्सिबल, ये एक इक्वेशन ले ली। इसका अगर मैं KC1 निकालता हूं तो आपको पता होना चाहिए HI की पावर 2 हो जाता है, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, और यहाँ पर H2 हो गया और यहाँ पर आपका I2 हो गया। अगर मैं इसी का दूसरी रिएक्शन ले लेता हूँ, बैकवर्ड ले लेता हूँ, इसका इधर से पढ़ लेता हूँ, ये KC1 है और यहाँ से KC2 निकाल देता हूँ, तो KC2 जो निकल के आएगा वो आपका आएगा H2 की कंसंट्रेशन इनटू I2 की कंसंट्रेशन अपॉन HI की कंसंट्रेशन। ये हो गया, तो दोनों का रिलेशन ऊपर ही वाला आएगा, KC1 जो है वो 1 अपॉन KC2 के बराबर हो जाएगा। सेम रिलेशन है इसमें रिलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक रिएक्शन N2 दी है, एक आपकी H2 दी है और रिएक्शन में हमने 2NH3 बना दिया, इसको हमने KC1 माना या K1 भी मान सकते हैं, चलो इस बार K1 मान लेते हैं, इस बार मैंने यहाँ K1 माना। अगर रिएक्शन हाफ N2 कर दी जाए और यहाँ 3/2 H2 कर दी जाए और यहाँ प्रोडक्ट आपका NH3 आ जाए तो यहाँ K2 आ जाएगा। इन दोनों का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है, इन दोनों का रिलेशन थोड़ा डिफरेंट बन जाता है। कैसे? अगर हम K1 निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए NH3 की पावर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका N2 और यहाँ आपका H2 की पावर 3 आ जाएगा। बहुत ही बेस्ट है, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 छोड़िए, डायरेक्ट निकाल देते हैं। K2 निकालिए, अगर K2 देखें तो NH3 की पावर, NH3 आ गया, नीचे आ गया आपका N2 की पावर हाफ हो गया और H2 की पावर 3/2 हो गया। तो अगर हम चाहें तो इसका स्क्वायर कर दें, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑन यहाँ लिख देते हैं ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग अगर कर दें तो यहाँ लिख देते हैं ऑन स्क्वायरिंग, यानी इसको अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वही तो कंडीशन आ जाएगी, NH3 की पावर 2 हो गया और यहाँ पर आपका आ जाएगा N2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका H2 की पावर 3 हो जाएगा और इक्वल टू KC2 की पावर 2 आ जाएगा। तो यानी KC1 जो है वो K1 जो है वो K2 का स्क्वायर बन जाएगा, यही बात है ना।
बात है ना। और या फिर हम ऐसे बोले कि K2 इज इक्वल टू अंडर रूट K1 हो जाएगा। तो दोनों बातें एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। बात शायद आपको समझ में जरूर आ रही होगी। इसे हम K2 कैसे लिख दिया, आदत बोलने की वही है, तो यहाँ पर मैं K2 लिख दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सब चीजें आपकी पड़ी हुई हैं। एक चीज बताओ प्रीति, आप लाइन पे हैं, अनमोल आप भी लाइन पर हैं। एक चीज बताओ, अगर मैं रविंदर ऐसे कर देता, अगर मैं रिएक्शन ऐसे कर देता, यहाँ पर 2NH3 लेता, ऐसे लेता मैं, और यहाँ पर मैं N2 कर देता और यहाँ 3H2 कर देता, इसे मैं K1 मान लेता, और अगर दूसरी रिएक्शन को मैं ऐसे डक कर देता इजी वे में। चलिए मैं उसी तरीके से लेता हूँ, रुक जाइए, उसी पैटर्न पर लूँ एग्जाम्पल तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2NH3 लिया, देखें ऊपर लिया क्या है उस हिसाब से चले ना, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। N2 ही लिया, बिल्कुल ठीक, N2 वाला ही लिया था, लिया तो सेम ही था, वही ले लेते। तो जैसे पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल नेक्स्ट लिया, N2 लिया, 3H2 डाला और बनाया मैंने यहाँ पर 2NH3 बनाया, इसे मैं K1 मान लेता हूँ। दूसरा मैंने यहाँ पर NH3 लिया, इसको ब्रेक कर दिया हाफ N2 में, और साथ में बनाया मैंने 3/2H2, इसको मैं K2 मान रहा हूँ। अब रिलेशन क्या आएगा, यहाँ रिलेशन क्या आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये रिलेशन क्या, ऐसे क्वेश्चन पीजीटीज में बहुत आते हैं, सिंपल होते हैं लेकिन दिमाग बहुत घुमाते हैं, वो समय दिमाग बहुत ज्यादा घुमा देते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को भरसक आप प्रयास जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए काफी है। देखो K1 जो है, K1 तो ये आएगा NH3 की पावर 2 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, कारण ये है कि मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ 3 आ जाएगा। अब अगर हम K2 निकालते हैं तो ये वैल्यू ऊपर आएगी, मतलब है कि यहाँ पर N2 की पावर आ जाएगा हाफ, और यहाँ पर H2 की पावर आ जाएगा 3/2, और नीचे आ जाएगा आपका NH3। तो हमें करना क्या होगा, एक्चुअली में करना ये होगा कि हम यहाँ पर अपोजिट भी करें और स्क्वायर भी करें, यानी इक्वेशन नंबर 2 को अपोजिट भी कर दें और स्क्वायर भी कर दें, है ना। इस अपोजिट द रिएक्शन, यानी इसको हम रिवर्स कर दें, अपोजिट द रिएक्शन, द इक्वेशन करें, अपोजिट द इक्वेशन पूरा लिख दें कायदे से, यानी कि अपोजिट एंड स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 को। तो 1/K2 इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका ऑटोमेटिकली NH3 की पावर 2, और यहाँ पर N2 बनेगा ना भावना, अपॉन में लाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है, और H2 की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो जो वैल्यू बराबर हो जाती है आपकी K1 की। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पर अब मैंने थोड़ी राइटिंग बढ़ा भी दी, जिससे लोगों का एक शिकायत थी सर छोटा लिख रहे हैं, तो अब छोटा नहीं रह गया। K1 इज इक्वल टू हो गया 1/K2 का स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं 1/K2 इज इक्वल टू K1 अंडर रूट में चला जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो दोनों फार्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, वो जो किसी भी रिएक्शन पर आ सकते हैं। बनस सर को ये तो नहीं पता कि कौन सी रिएक्शन के लिए आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। एक बात, एक फार्मूला और ध्यान दीजिएगा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, एक तो ये बात ध्यान रखो कि कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू बदलती रहती है। अगर मैं केसी के कांस्टेंट की बात करता हूं, तो केसी कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा मोल पर लीटर के हिसाब से चलेगी, मोल पर लीटर के अकॉर्डिंग चलेगी, ये ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएशन है वो डेल्टा एन हो सकता है, जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जो केपी होगा, केपी अगर गैस कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमेशा एटमॉस्फेयर में चलेगी, और एटमॉस्फेयर की यहाँ पर पावर डेल्टा एन डालेंगे, मतलब वेरिएशन होगा, जो मोल्स वेरी करेंगे वो मोल्स हम वहां पर लिखेंगे, इसलिए मैंने ये सब चीजें यहाँ पर लिख दी है। ठीक, एक बात ये ध्यान देना, एक फार्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं कि पीजीटीज में जरूर आता है
K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन, बताओ पीजीटीज में आया है कि नहीं, 2.303 R, और यहाँ पर हो जाता है आपका लॉग की टर्मिनोलॉजी रहती थी, लॉग हट जाता था, तो यहाँ पर T2 माइनस T1 अपॉन, ये आपने पढ़ा होगा आर्हेनियस इक्वेशन में जब पढ़ा था, तो बिल्कुल वहीं से डेराइव हुआ है ये फार्मूला, वहीं से डेराइव हुआ है ये फार्मूला, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना आपको किसी भी कीमत पर नहीं है। तो ये फार्मूला भी आप बिल्कुल रट के रखिए, इस पर भी क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनी रहेगी इस वाले पीजीटी एग्जामिनेशन में। यानी कि तो यहां मैं लिख सकता हूं @2025 में इसकी संभावना मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। एक क्वेश्चन जो हमेशा आपको परेशान करता है यूपी पीजीटी में, वो ये है, ये बात रट लो आज और छोड़ना मत, यानी कि अगर हम लोग ये पता करें प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अधिकतर लोग इसे पढ़ाने से बचते हैं क्योंकि गलती यहां बहुत ज्यादा होती है। तो हेडिंग में लिखता हूं प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, नहीं रिवर्सिबल रिएक्शन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, TIENT, ये हम बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, मान के चलना कि पीजीटीज में इसका काम कल्याण कुछ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो समझिएगा। वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन हमने मानी, सपोज कर लेते हैं m a के ले लिए और यहाँ पर n b के ले लिए, और यहाँ पर आपने p मान लो, चलो p c के मान लो, और यहाँ पर q जो है वो d के मान लेते थोड़ी देर के लिए। तो जो QC है वो QC निकल करके आएगा, यहाँ C की पावर आपका P आ जाएगा। इस बार मैंने थोड़ा बदलने की कोशिश की क्योंकि कंसंट्रेशन, एक बात हमेशा याद रखना, जब रास्ते बदल के चलोगे तो दिमाग बिल्कुल रास्ते पर रहेगा, और रटा हुआ रास्ते पर चलोगे तो दिमाग भटकने का चांस होगा। बातें भी कर सकते हो फोन पर, लेकिन जब आप रास्ता बदल दोगे ना तो बातें करने का मौका नहीं रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग टोटली रोड पर रहेगा। इसलिए मैं हमेशा पैटर्न बदलता हूं कंसंट्रेशन को बनाने के लिए। ठीक है, ये मेरी आदत है, और आजकल आप जान ही रहे कि लोड दिमाग पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बुक पर भी काम किया, इधर भी किया, रात में 3-3 बजे तक किताब पर काम किया है मैंने उसको छपवाने के लिए। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि कंसंट्रेशन को बनाना है तो फिर पैटर्न बदलिए। इसलिए मैंने ABCD नहीं लिए पावर में, PQ ले लिए, जिससे दिमाग भटकने ना पाए, यही रहे बिल्कुल। तो अब अगर आप जानते हो, ये मैंने क्वेश्चन निकाला। अब यहाँ पर अगर ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर QC की वैल्यू KC से ज्यादा हो गई, पीजीटी का क्वेश्चन है, ज्यादा हो गई तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, यानी कि क्या लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। डायरेक्शन इज बैकवर्ड, लिख देता हूं, डायरेक्शन इज बैकवर्ड हो जाएगी, बैकवर्ड। इस पर क्वेश्चन 100% आता है। और अगर इसी का उल्टा मैं कर देता हूं, है ना, तो इसी का अगर उल्टा कर दूं, QC की वैल्यू लेस देन KC कर देता हूं, तो डायरेक्शन इज फॉरवर्ड हो जाती है, डायरेक्शन यहां पर फॉरवर्ड हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर मान लीजिए तीसरा पॉइंट, QC की वैल्यू KC की बराबर हो जाती है, तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन उठाओ पेपर और देख लो, अनुसर को गाली मत देना कि आया या नहीं आया था क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि कभी कभी पिछले साल जितना हार्ड पेपर था उसमें भी अगर अनुसर के 5 क्वेश्चन फंसते हैं और वो भी डिट्टो, तो शायद मैं अपने लिए समझता हूं कि मेहनत मैंने भरपूर की होगी आपके सामने। इसी पर ये आपने एक लॉ ऑफ मास एक्शन जरूर पढ़ लेना, लॉ ऑफ मास एक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा।
ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन जरूर पढ़िएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जामिनेशन के लिए। इसमें कुछ करना नहीं है, वो एक केसी का डेरिवेशन सिर्फ आता है, जो मैंने सबसे पहले लिखा था, वो केसी का डेरिवेशन, केसी इज इक्वल टू ए की पावर एक्स हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बी की पावर मान लेते हैं वाई हो जाता है, और यहाँ सी की पावर मान लेते हैं एन हो जाता है, और डी की पावर मान लेते हैं एम हो जाता है। सेम कंडीशन कुछ भी आप रख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आया भी था। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन में एक चीज और आती है, जो सब इक्वेशन के लिए मैं कहता हूं कर लीजिए। एग्जाम्पल जो आ सकता है वो क्या है, जैसे H2 लिया मैंने, I2 लिया मैंने, और इसको बनाया 2 है I, तो कब आई ये भगवान जाने। लेकिन अगर इसके ए मोल लिए, इसके बी मोल लिए, समय खराब चल रहा था, टाइम 0 सेकंड था, इक्विलिब्रियम में जब आई इक्वेशन, तो इसमें से x घट गया, इसमें से भी x घटा, तो ये 2x बना होगा। और वॉल्यूम दोनों का कांस्टेंट रहा, क्योंकि एक ही कंटेनर में रिएक्शन चल रही है भैया। तो इसका जब हम लोग केसी निकालते हैं, तो केसी इज इक्वल टू आ जाता है 2x अपॉन वी की पावर 2 आ जाएगा, और नीचे a माइनस एक्स अपॉन वी आ जाता है, और यहाँ पर b माइनस एक्स अपॉन v आ जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो 4x स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर a माइनस एक्स और v माइनस एक्स हो जाता है अपॉन में इसके भी ये और ये कैंसिल आउट कर दीजिए, तो केसी इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली पढ़ा होगा, और आप बच्चों को अपने पढ़ाते भी होंगे, a माइनस एक्स और यहाँ पर b माइनस एक्स हो जाता है। ऐसे फार्मूले भी एग्जाम में खूब आते हैं, और इन पर अधिकतर न्यूमेरिकल की चोट जरूर दे देते हैं साथ में, जिससे कि थोड़ा सा परेशानी आपको महसूस करनी पड़े, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, तो आप जरूर मेरी बात का सम्मान करेंगे और मानेंगे मुझी बात को। एक तो जो सॉल्व करने हैं वो कौन कौन से मैं आपको भेजता हूं। नंबर 1 N2 + 3H2, ये होमवर्क है, आज पहली बार बहुत दिनों बाद होमवर्क दे रहा हूं। एक तो इसके लिए सॉल्व करके भेजिएगा, मुझे सॉल्व करके भेजिएगा। एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपका PCl 3 वाला ले लो, PCl 5 वाला ले लो, PCl 5 वाला ले लो, और यहाँ PCl 3 बना देना, और यहाँ Cl2 बना देना। तीसरा एक 2SO2 + O2 ले लीजिए, और इसे तोड़ करके 2SO3 बना दीजिए। इसका भी एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा। ये सब एग्जाम्पल आप सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सॉल्व, अब इसमें आपको केसी और केपी दोनों निकालने हैं, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सॉल्व यहां लिख देता हूं, सॉल्व केपी एंड केसी, या डराइव कर दो सॉल्व की जगह, डराइव केपी एंड केसी, derive KC and KP both for above reaction। तो इतना अगर काम आप पेन लेकर के बैठ जाएंगे 10 मिनट के लिए, तो मुझे लगता है कि मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर हम लोग केपी निकालते हैं तो केपी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनेशन में केपी ज्यादा पूछते हैं और वही हमारे लिए खतरा साबित हो जाता है। चलिए एक मैं आपको डेरिवेशन जो है वो करके दिखाता हूं, केपी वाला करके दिखाता हूं, और उसमें भी आपको जरूर समझ में आएगा कि आखिरकार यहाँ क्या क्या होना चाहिए। तो केपी का अगर मैं PCl 5 वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपको भी मदद रहेगी और समझने में भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। या आप करके दिखाएंगे या मैं करके दिखाऊं, जी बताएं, आप करके दिखाएंगे मैं करके। इसका ए मोल मान लेते हैं, इसका 0 जब टाइम 0 होता है और ए में से एक्स को घटा देते हैं, इसका एक्स मोल बन जाता है, इसका एक्स मोल बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ये यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है, ये बात ध्यान देना, ये कर लेंगे ना, चलो कोई बात नहीं, एक मैं करके दिखा देता हूँ। ये मैंने गैसियस फॉर्म में ले लिया। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो यहाँ पर फिर
केपी केपी अभी नहीं निकालना है, केपी नहीं निकालना है, अभी मुझे करना है टोटल नंबर। तो a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस एक्स आ जाएगा। इतने मोल हमें मिलेंगे इक्विलिब्रियम पर। इतनी बात तो समझ गए होंगे ना। ऐड कर देते हैं, मोल्स को ऐड कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, सभी का प्रेशर निकालना है, सभी का। जैसे मान लो प्रेशर हमें PCl3 का निकालना है, तो PCl3 का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, मोल्स ऑफ PCl3। PCl3 के कितने मोल हैं, x हैं, तो यहां लिख देता हूं फार्मूला, मोल्स ऑफ PCl3, क्योंकि कुछ लोग नए होंगे तो हो सकता है समझ में ना आए, इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, अपॉन में हो जाता है आपका टोटल मोल्स हो जाते हैं, टोटल मोल्स। ऐसे हम सबके निकाल लेंगे। तो अब यहां पर वैल्यू क्या हो जाती है, x इंटू प्रेशर P मान लेते हैं और टोटल मोल A प्लस एक्स मान लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही, 100% सही। इसी तरीके से अगर हम P और Cl2 निकालें तो यहां पर भी वही कंडीशन, x इंटू पी हो जाता है। ये इंटू है, इंटू और x एक से लग रहा है, इसलिए यहाँ पर डॉट रख देता हूँ, डॉट इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका PCl5 भी रखना पड़ेगा, तो P PCl5 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ी जगह स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a माइनस एक्स होगा, इंटू पी हो जाएगा, अपॉन में चले आइए तो a प्लस एक्स। इस वैल्यू को हम लोग सब लोग पुट कर दें। जब हम लोग निकालें केपी, तो यहाँ पर आप पहले केसी और उसके बाद हम केपी में कन्वर्जन कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। बताइए अगर हो तो बताएं। तो यहाँ पर केपी इज इक्वल टू, चलिए डायरेक्ट रख दे, केपी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू पी, और अपॉन में आ जाएगा a प्लस एक्स, डायरेक्ट रखेंगे, छोड़िए डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, x इंटू पी अपॉन a प्लस एक्स हो गया। नीचे अपॉन में चला आएगा a माइनस एक्स इंटू पी, अपॉन में आ जाएगा क्या आएगा बताओ, a प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक a प्लस एक्स से a प्लस एक्स जाने दीजिए, चला जाएगा बेचारा। बचेगा क्या ऊपर आपका, बचेगा एक्स स्क्वायर, ये p से p भी कैंसिल आउट कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू पी बचेगा, और नीचे यहाँ बचेगा a माइनस एक्स, और साथ में एक बचेगा a प्लस एक्स, ये बचेगा हमारा। इसको हम और सॉर्ट आउट कर दें मैथमेटिकली, आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो kp इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पी, अपॉन हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना। फाइनली आपको ऐसे भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो अब ये रिलेशन ऐसे भी आ सकता है, और एक खास बात आपको मैं बता देता हूं, किसी को बताना मत। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, किसी से कहना मत ये बात, अगर x इज मच लेस देन, ठीक है, अगर x जो है सबसे कम हो जाता है, देन क्या होगा, kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी, अपॉन हो जाएगा आपका a स्क्वायर। अगर x का अमाउंट बहुत कम है, इफ x इज वेरी, मतलब वेरी लेस, वेरी स्मॉल, अगर x का अमाउंट बहुत कम है तो उस कंडीशन में आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो उस समय हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू kp, देखना फार्मूला ऐसा वाला डेरिवेशन जरूर करिए जो आप लोग करते नहीं हो, इसलिए इसको जरूर करिएगा। ये हो गई। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन जो है x जो है वो अगर बोले x इसको कांस्टेंट कर दे, कंसंट्रेशन को हम यूनिट मान करके चलते हैं, और अगर कंसंट्रेशन हमने यूनिट मान ली तो उस समय ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और साथ में स्क्वायर भी होगा। बहुत ही बेहतरीन फार्मूले का डेरिवेशन जो आपके लिए यूपी पीजीटी 2025 में रखा मिलेगा, बिल्कुल 100%। जय हो, लिख लो आज इस बात को, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, इस क्लास को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। इसीलिए अब आपने देखा होगा एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होती है और एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होती है। क्लास पूरा गागर में सागर भर दूंगा आज, पूरी ताकत झोंक दूंगा अपनी केमिस्ट्री की जितनी भी मुझे समझ में आती है। देखो अगर इक्विलिब्रियम की भी बात आती है तो इक्विलिब्रियम भी दो तरीके से होता है इक्विलिब्रियम। एक होता है, आपको पता होना चाहिए, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की। होमोजीनियस, प्रीति कैसा भाव आ रहा है मन में,
होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक कंसंट्रेशन बनी होगी शायद, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम बैलेंस हो चुका होगा माइंड आपका पूरी तरीके से केमिस्ट्री के प्रति, और एक हो जाता है हमारा हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। आपको पूरा चैप्टर दिखाई देने लगा होगा, 100% दिखाई देने लगा होगा ये पूरा चैप्टर। आंखें बंद करिए, अगर नजर आने लगे ये सब चीजें तो समझ लेना कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में अगर हम जब चलते हैं तो यहाँ खास बात ये होती है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, वो सेम फेज में होने चाहिए। तो यानी कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं, प्रोडक्ट्स की अगर बात करता हूं तो सेम फेज में जाने चाहिए, सेम फेज में जाने चाहिए। बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो होने चाहिए, प्रोडक्ट्स वो होने चाहिए वो डिफरेंट फेज में होने चाहिए। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, और ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे कि अगर इसमें एग्जाम्पल ले लें तो आपको एग्जाम्पल एस्ट्रिफिकेशन का जरूर पता होना चाहिए। यानी कि अगर हम एसिटिक एसिड को थोड़ा सा नशा करा दें, थोड़ी से दारू पिला दें, ये भी झूम जाए मस्ती में और इसके शरीर से खुशबू आने लगे, तो समझ लेना कि आज इसका एस्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो ये बात ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एसिडिक मीडियम होना चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिएगा एक बूंद, काम कल्याणम भवती इसका हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूँ, और कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ सॉलिड फॉर्म में होगा और यहाँ पर CaO सॉलिड बनेगा, जबकि छोटू गैस फॉर्म में यहाँ से निकलेंगे। हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल इसे माना जाता है। और यहीं पर अगर हम इसका Kp भी निकालते, बहुत बेहतरीन चीज समझिएगा, Kp अगर निकालते हैं तो CaO की वैल्यू ऊपर आएगी, PCaO की वैल्यू ऊपर आएगी, PC बहुत ही बेहतरीन, पेपर PGT का काम है ये। PCaO आएगा ऊपर इंटू PCO2 ऊपर आएगा, और यहाँ पर आपका PCaCO3 आएगा। यहाँ पर CaCO3 ये सॉलिड है और सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिट मानी जाती है, तो Kp इज इक्वल टू PCO2। केवल Kp जो है वो छोटू पर डिपेंड करेगा, दूसरे पर डिपेंड नहीं कर सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धुआंधार एग्जाम्पल माना जाता है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल यूपी पीजीटीज में ये भी देखा गया था, हेट्रोजीनियस वाला, जो यूपी पीजीटीज में देखे गए, होमोजीनियस कम आते हैं। एक एग्जाम्पल उम्मीद करो कि ये भी होगा, NH4HS वाला हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, अगर हम कहें तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं प्यार से इसको, है ना। इसमें आपने अमोनिया गैस को निकलते देखा और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देखा होगा। मैंने जो उस पे है लगभग सभी एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों को करा करके डाले हैं। आप देखना, जितनी ताकत से आपको पढ़ा रहा हूँ इतनी ताकत से यूपी जो हमारे स्टूडेंट है क्लास 12 के, उन्हें भी मैं पढ़ाता हूँ, एक एक प्रैक्टिकल उन्हें कराता हूँ। ये मतलब ऐसा नहीं कि वहां कोई समझौता करता हूँ, वहां भी कोई समझौता मेरा नहीं रहता है ना। तो ये एग्जाम्पल अगर आप देखो तो Kp ये सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका गैस फॉर्म में है, और ये भी हमारा गैस फॉर्म में है। तो इसका मतलब Kp की वैल्यू अगर यहाँ पर आएगी तो फिर किस पर डिपेंड करेगी, PNH3 पर डिपेंड करेगी, और यहाँ पर साथ ही साथ इंटू PH2S पर डिपेंड, दोनों पर डिपेंडेंट हो जाएगी। तो इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, और ऐसा ये मानिएगा कि ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं पेपर में, है ना। अब इसके बाद एक हम लोग और बात कर लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक फार्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डेंसिटी के मेजरमेंट का, उस पर भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो यहां पर हेडिंग बना देता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डेंसिटी मेजरमेंट, या बाई द कर दो, बाई द डेंसिटी मेजरमेंट, बाय डेंसिटी कर देता हूं। बाकी आप सब समझदार हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बहुत ही बेहतर क्लास आपकी चलेगी, बहुत ही बेहतर क्लास आपकी चलेगी आज, और आज की क्लास आपके लिए गागर में सागर का रविंद्र राणा जरूर बात करेंगे। अगर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल से बात करें, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मुझे PCl5 का एग्जाम्पल याद है,
मैं उसी से शुरुआत कर देता हूं, आप कोई भी एग्जांपल लेना। PCl3 और यहाँ पर Cl2 ले लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी, तो एग्जांपल जो याद होता है वो ज़्यादा आसान बनता है, और यहाँ पर कोई बड़प्पन करने वाली कुछ बात नहीं है कि नहीं, आप किसी भी से कर सकते हो। यहाँ अल्फा ले लो, x की जगह पर अल्फा ले लो, ज़्यादा बेटर है। मैंने अभी लिखा था x, तो आदत बन गई, तो यहाँ अल्फा ले लीजिए आप, सिंपल हो गया। टोटल मोल्स निकाल दीजिए। टोटल मोल्स अगर आप निकालते हैं तो टोटल मोल्स जो है वो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, एक धूधा करिए 1 प्लस अल्फा, आपका ऑटोमेटिकली जैसे पीछे 1 प्लस ए प्लस एक्स आया था वैसे ही आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के होती है, ये भी आप जानते हो। और डेंसिटी अगर हम देखें तो डेंसिटी इनवर्सली एक कैपिटल डी मान लो, कैपिटल डी मानो पहले, तभी काम बनेगा। ये कैपिटल डी मानिए। और अगर हम लोग डेंसिटी देखें, और ये बात बता देता हूं आपको, अगर हमने 1 मोल PCl5 लिए तो V वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा ना, अंडर सिमिलर कंडीशन वॉल्यूम तो हमेशा फिक्स ही रहता है, वॉल्यूम में कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ एट लिख देते हैं, एट वॉल्यूम हो जाता है हमारा V लीटर हम लोग वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं, वो आपको यहाँ इसीलिए मैंने यूज कर दिया। अब आप जानते हो कि अगर हम डेंसिटी में देखें तो यहाँ पर भी तो V ही नीचे आएगा, तो इसका मतलब इसे स्मॉल से मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, और नीचे आपका 1 ये V आ जाएगा। तो इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो इनका अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 माने, इक्वेशन नंबर 2 माने, तो रविंदर जी बताइए, हम लोगों को यही तो करना पड़ेगा, यहाँ पर d अपॉन स्मॉल डी, और जब d अपॉन स्मॉल डी करेंगे तो ये 1 ये ऊपर चला, ये भाई ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, 1 प्लस अल्फा ही तो बचेगा, बाकी सब कट्टी कुट्टू हो जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा ही बचेगा, केवल यही बचेगा ना। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी और माइनस का 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी माइनस डी लिख लें, और मतलब इसका एलसीएम लेकर के सॉर्ट आउट कर दो, ये आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी माइनस डी अपॉन स्मॉल डी। बताइए समझ में सबको आया कि नहीं आया? किसी को अगर दिल में दर्द हो, दिमाग में दर्द हो, लिवर में दर्द हो, किडनी में दर्द हो, तो दवाई लीजिएगा, मेरे पास मत आइएगा, बस क्वेश्चन पूछिए आप। जी बताएं, ठीक है। इफ when one mole ठीक of substance is present, then आपका फार्मूला हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी, और नीचे आ जाएगा यहां पर n-1 डी। ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए 1 मोल है तो 1 मोल के लिए नीचे 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वैल्यू 1 रह जाएगी, उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक इसी का बचा हुआ, जिसका नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां पर लिख देता हूं ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक, अब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है, अगर हमने कोई भी इक्वेशन ली तो उस सिस्टम हमेशा उस डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में कंडीशंस फेवरेबल होती है। यानी इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन वेयर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इज कैंसिल्ड। ये बोला जाता है कौन सा? ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, if a system is in equilibrium ठीक है, is subjected to change in temperature, pressure and concentration, ठीक है, then क्या लिखूंगा?
then the equilibrium shifts in that direction where the effect of these factors is cancelled। ठीक है, ये बात ध्यान देना जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगर हम लोग देखें कि मान लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलानी है, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक बार में समझ लेना, समझ में आएगा, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंसंट्रेशन, हमेशा कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी। प्रेशर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स पर डिपेंड करेगी। आप जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के होता है, तो वॉल्यूम चेक करेंगे, मतलब सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम भी हम आप कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, और अगर एंडोथर्मिक में टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। और यहां पर मैं एक इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं कि अगर हमने यहां पर इक्वेशन कंसीडर की N2 प्लस 3H2, ये मैंने ऊपर वाले फॉरवर्ड में लगाए, इनको बैकवर्ड में चलना तो रिवर्स कर देना। यहाँ पर 2NH3 ले लिया और साथ में मैंने लिख दिया हीट। ठीक है, हीट लिख दिया। अब इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन चलानी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मुझे चलाना है, तो अब करना पड़ेगा क्या, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ानी पड़ेगी, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। अब प्रेशर पर देखें, प्रेशर क्या होगा वो बताते हैं आपको। प्रेशर क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 मोल है, 1 मोल है, यहाँ 3 मोल है और यहाँ पर 2 मोल है। तो वॉल्यूम घटा, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हुए, क्योंकि यहाँ टोटल निकालोगे तो टोटल यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 से कहाँ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, तो वॉल्यूम घटा, तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रेशर भी क्या होगा, ये भी हमारा इंक्रीजेज रहेगा। नंबर ऑफ मोल घटे हैं क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो किसका हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के। तो यहाँ पर हमें ये भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर अमोनिया ज्यादा चाहिए है तो वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर की बात करें तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकल रही है। टेम्परेचर की बात करें तो रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है, फालतू है ना, एक्सोथर्मिक है मतलब हीट निकल रही है। और अगर हीट निकल रही है तो खतरनाक है हमारे लिए, इसलिए हीट घटाने के लिए क्या करें, टेम्परेचर घटा दे 10 टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, है ना, इंपॉर्टेंट। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला। तो इस तरीके से आप आसानी से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई भी रिएक्शन हो आप बता सकते हो। अब मान लो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन मैंने बनाया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ यहां पर आइस और यहां पर मैंने लिया वाटर।
ए ऑप्शन है इंक्रीजेस, बी ऑप्शन है डिक्रीजेस, सी ऑप्शन है नो चेंज और डी ऑप्शन है एनी डायरेक्शन। जी बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन है? बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन है? इंक्रीजेस। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि आइस का जो वॉल्यूम होता है, आइस का वॉल्यूम मोर होता है, यानी मोर वॉल्यूम, यहाँ मोर वॉल्यूम होगा और यहाँ आपका लेस वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम घटेगा, जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम आइस का ज्यादा होता है, वाटर का वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ए ऑप्शन सही आएगा। प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ेगा, घट रहा है वॉल्यूम तो प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ेगा इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए। समझ गए ना बात? तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल और बता दीजिए, एक एग्जाम्पल आप और बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप हमें और बताएं, तब हम आगे फिर आयनिक इक्विलिब्रियम पर अपना काम करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए एक रिएक्शन है हमारे पास में, ध्यान देना, इफेक्ट बताना है आपको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर। ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एग्जाम्पल आ सकता है, ये गैस फॉर्म में है, ये भी आपका गैस फॉर्म में है। यहाँ पर मैंने CO2 बना दिया और यहाँ मैंने हाइड्रोजन बना दी, ये पेपर में आया था इसी तरीके का क्वेश्चन इसलिए मैंने उठाया, क्यों हीट यहाँ पर निकल रही है। ठीक है, यहाँ बताइए इफेक्ट बताइए, कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी और यहाँ पर प्रेशर क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बता दीजिए, और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट बताइए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका जवाब किधर जा रहा है। देखो यहाँ टेम्परेचर क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो ये डिक्रीज करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी और प्रेशर वॉल्यूम सेम है, नो चेंज, प्रेशर नो चेंज आएगा, ये बात ध्यान देना, प्रेशर में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, नो चेंज, नो चेंज। ठीक, समझ गए बात? ठीक, शाबाश। तो ये हमारा क्लास आपको गागर में सागर कैसा लगा, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम गागर में सागर, जरूर केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम गागर में सागर, सभी चीजें बताने की पूरी कोशिश मैंने की। और अब मैं शुरू करूंगा आपका टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या नाम है? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो क्लास को ब्रेक करके करूंगा जिससे कि दूसरी वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो जाए, दूसरी वीडियो सेपरेट वीडियो में आप देख पाए, 200 में देख पाए। तो 10 मिनट का ब्रेक करके हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। आप थोड़ा सा हमारे ऊपर विश्वास और भरोसे के साथ में 10 मिनट के बाद वापसी लीजिए, ठीक है? ओके।